आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्सन होता है। एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तब भी दोनों में रिपल्सन होता है। और अगर मान लीजिए कि एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। मतलब कि दो चार्ज पॉजिटिव हो तो रिपल्सन होगा, दो चार्ज नेगेटिव हो तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। अब कूलम्ब साहब ने बताया कि इस फोर्स का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है +Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे +Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। अगर ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, तो दोनों में रिपल्सन होगा। ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तब भी दोनों में रिपल्सन होगा। ये प्लस हो, ये माइनस हो, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों के बीच फोर्स का मान कितना होगा, इसको सबसे पहले बताया कूलम्ब साहब ने। मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या बताएगा, तो कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। इट गिव्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब इसको भी पॉइंट चार्ज होना चाहिए और इसको भी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट चार्ज होगा तो वैसी स्थिति में हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो कूलम्ब साहब का लॉ क्या बता रहा है? कूलम्ब साहब का लॉ बता रहा है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1, सपोज़ करिए कि ये +Q1 है। दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा Q2, मान लीजिए कि ये +Q2 है। अब बताइए इन दोनों में क्या होगा। तो चूँकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में रिपल्सन होगा। मतलब इस चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा ऐसे। तो यह जो फोर्स होगा वो किस पे लग रहा है? ये फोर्स 2 पे लग रहा है। और किसके द्वारा लग रहा है? 1 के द्वारा लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर F21। F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 बाई 1। F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 बाई 1। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो ये लगाएगा और ये भी क्या लगाएगा, तो ये भी यहाँ से ऐसे रिपल्सन लगाएगा। इसको डिनोट किया जाएगा फोर्स ऑन 1, ये 1 पे लगने वाला फोर्स है, बाई 2, डिनोटेड बाई वेक्टर F12। तो सिंबल को समझ लीजिए, वेक्टर F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। वेक्टर F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ठीक है, तो कूलम्ब साहब ने कहा कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के। फिर उन्होंने कहा कि ये फोर्स जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो फोर्स होता है वह दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लॉ क्या हो गया? लॉ हो गया कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कीजिए। तो कैसे कंबाइन करते हैं? अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो तो कंबाइन करते हैं A के बदले A, वेरिजेज के बदले वेरिजेज, और इधर मल्टीप्लाई होता है B इंटू सी बी सी, इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू वेरिजेज हटता है तो कांस्टेंट आता है KBC। तो F के बदले क्या होगा? F वेरिजेज के बदले वेरिजेज, इधर मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 इंटू 1/r², दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज़ Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, अब यहाँ से वेरिजेज हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट होता है F इज़ इक्वल टू K लिखते हैं तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। अब यहाँ जो K है दिस K इज़ कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट। इस K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा गया है, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा गया है तो इस कांस्टेंट का मान होता है K इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है SI यूनिट में। यूनिट निकाल लीजिए। K का यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का होगा न्यूटन, Q1 का होगा कूलम, Q2 का होगा कूलम, r² का मीटर स्क्वायर, तो K का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
तो एसआई यूनिट में मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ जो कूलम्ब कांस्टेंट के है, दिस डिपेंड्स अपॉन मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे Q1 Q2 के बीच अगर फ्री स्पेस हो तब इस कांस्टेंट का मान होगा 9 × 10⁹। अगर Q1 Q2 के बीच वाटर रख दें तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। Q1 Q2 के बीच अगर एयर रख दें कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। Q1 Q2 के बीच ग्लिसरीन रख दें कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। मतलब द कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और अगर हम लोग मान लें कि दोनों चार्जेस के बीच फ्री स्पेस का मीडियम प्रेजेंट है तब इस के का मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा है? तो कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? तो इस फोर्स का डायरेक्शन होता है दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होता है। ये जो दोनों पॉइंट चार्ज है इसको मिला देंगे तो ये जो लाइन होगा इसी लाइन के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, Q2 पे लगने वाले फोर्स को क्या लिखेंगे? Q2 पे लगने वाले फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 2/1। Q1 पे लगने वाले फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 1/2। अब यहाँ जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कीजिएगा तो एफ के बदले होगा एफ, वेरिजेस के बदले वेरिजेस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज़ Q1 Q2/r², यानी कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम कौन सा है। अगर मीडियम को फ्री स्पेस मान लें तो के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए के को 1/4πε0 भी लिखा जाता है। के जगह पे अगर फ्री स्पेस में दोनों चार्जेस को रखा गया, इफ़ द टू चार्जेस हैव बीन केप्ट इन फ्री स्पेस, तब इस कांस्टेंट को 1/4πε0 भी लिखा जाता है। 4 एक नंबर है, पाई का मान 22/7 होता है, और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड परमिटिविटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग फ्री स्पेस की परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी क्या है इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको समझाएंगे कि व्हाट इज़ परमिटिविटी। यहाँ पे इतना ही जानिए कि परमिटिविटी मीडियम के लिए कांस्टेंट है। जो भी मीडियम दोनों के बीच प्रेजेंट है उसके लिए परमिटिविटी एक कांस्टेंट है। अगर दोनों के बीच फ्री स्पेस प्रेजेंट है तब उस परमिटिविटी को लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और इसको कहा जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर के जगह पर 1/4πε0 लिखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा? F इज़ इक्वल टू के जगह पे पुट कर दीजिए 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ये हो जाएगा फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच कहाँ पे होगा? तो फ्री स्पेस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये था कूलम्ब्स लॉ जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, और फोर्स का डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग होता है। फोर्स का इक्वेशन हो गया के Q1 Q2/r², के का मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा गया है, के जगह पे हम लोग फ्री स्पेस में 1/4πε0 लिख सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होगी। तो अभी हमने जाना कि के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 1/4πε0। के को इतना लिख सकते हैं, ये हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो 1/ε0 को इधर छोड़ दीजिए। 1/ε0 को छोड़ेंगे तो 4π जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4π से 9 मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज़ 36π × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
अब देखिए यह जो वैल्यू निकला किसका निकला, 1/ε0 का, और हमें क्या चाहिए, ε0, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, पलट देते हैं दोनों तरफ, इतना बाई 1 है, इतना बाई 1 है, तो पलट दीजिएगा, तो 1/ε0 पलटेगा तो ε0 हो जाएगा, और इधर पलटेगा तो ये हो जाएगा 1/36 पाई इंटू 10⁹ ये पलट गया। यूनिट भी पलटेगा तो कूलम्ब स्क्वायर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर पाई का मान 22/7 लिख के सॉल्व किया जाए, पाई का मान यहाँ 22/7 भर के सॉल्व किया जाए, तो ε0 का मान आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको याद कर लेना चाहिए कि ε0 का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग फ्री स्पेस की परमिटिविटी जान गए कि कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको याद करना होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है और कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब दोनों चार्ज किस प्रकार का चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, मतलब ये भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो, ये भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो, तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे Q2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। लेकिन अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं हो, ये पॉइंट चार्ज नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि चार्ज किसी शीट पर हो, यहाँ पे कोई एक वर्टिकल शीट है, ऐसे ऐसे कोई शीट है, यहाँ पे ऐसे कोई शीट है, सपोज करिए दिस इज़ ए शीट, और इस शीट के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ भी एक वर्टिकल शीट है लाइक दिस, ऐसे ऐसे दो शीट हो गया, दोनों हाथ को ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दिए, दो शीट हो गया, इधर भी चार्ज है +Q1, इधर भी चार्ज है +Q2, और इस पर चार्ज हो गया +Q1 और इस पर चार्ज हो गया +Q2, और मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों शीट के बीच कितना फोर्स लग रहा है, और आप अप्लाई करते हैं कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2/r², तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, ये कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए या एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज था तो यहाँ पे लॉ वैलिड था, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं था तो यहाँ पे लॉ वैलिड नहीं था। तो ध्यान रखिए कि कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होगा जब दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो। ये तो फर्स्ट लिमिटेशन हो गया कि कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। सेकेंड, इसका लिमिटेशन ये है कि कूलम्ब्स लॉ हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज रेस्ट में हो, इसको भी रेस्ट में होना चाहिए और इसको भी रेस्ट में होना चाहिए। अगर ये दोनों चार्ज रेस्ट में होगा तो वैसी स्थिति में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज मोशन में हो, Q1 भी मोशन में हो, Q2 भी मोशन में हो, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। Q1 Q2 रेस्ट में होगा तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, Q1 मोशन में होगा, Q2 मोशन में होगा, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर एक चार्ज रेस्ट में हो और एक चार्ज मोशन में हो, तो वैसी स्थिति में कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। यानी दोनों चार्ज रेस्ट में हो, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, दोनों चार्ज मोशन में हो, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, एक चार्ज रेस्ट में हो, एक चार्ज मोशन में हो, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन हो गया कि कूलम्ब्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। एक्सटेंडेड चार्जेस पे इसको नहीं लगा सकते हैं, या कंटिन्यूअस चार्जेस पे इसको नहीं लगा सकते हैं। दूसरा कि कूलम्ब्स लॉ को तभी लगा सकते हैं जब दोनों पॉइंट चार्ज रेस्ट में हो, अगर दोनों पॉइंट चार्ज मोशन में है तो इसको नहीं लगा सकते हैं, या एक पॉइंट चार्ज रेस्ट में हो और एक मोशन में हो तब भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, जिसका मान न्यूटन साहब ने बताया। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट मास m1, यहाँ पे एक पॉइंट मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया कि मास मास को अट्रैक्ट करता है, तो m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे g का मान कितना होता है, g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 SI यूनिट में। अब यहाँ पे देखिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कूलम्स फोर्स क्या है कि एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दोनों फ्री स्पेस में, तो फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो मास के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका इक्वेशन कूलम्स न्यूटन्स लॉ से मिलता है। और दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका इक्वेशन कूलम्स लॉ से मिलता है। तो इन दोनों फोर्सेज में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस में है तो रिपल्सन होगा, दोनों माइनस माइनस में है तो रिपल्सन होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट डिफरेंस हुआ कि ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। सेकंड डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मच स्ट्रॉन्गर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दो मास के बीच जो फोर्स होता है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है दो चार्ज के बीच का फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का यह 10⁻39 टाइम्स होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कमज़ोर फोर्स है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर Q1 Q2 के बीच फ्री स्पेस हो तो दूसरा फोर्स लगेगा, Q1 Q2 के बीच वाटर हो दूसरा फोर्स लगेगा, Q1 Q2 के बीच ईथर हो दूसरा फोर्स लगेगा, Q1 Q2 के बीच ग्लिसरीन हो दूसरा फोर्स लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी M1 M2 के बीच अगर फ्री स्पेस हो तब जितना फोर्स होगा, M1 M2 के बीच वाटर रख दें तब भी उतना ही फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। चौथा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट K आ रहा है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन मीडियम। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट आ रहा है ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी मजबूत होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वह कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वह मीडियम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये कूलम्स लॉ का यहाँ पे नोट्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसका ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ है, इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए।
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं कूलम्स लॉ पर। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ ए पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, बी पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, सी पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ए पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बी पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सी पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल ए, बी और सी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल ए। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज कहाँ कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट चार्ज 3 जगह पे रखा हुआ है। ए पर रखा हुआ है प्लस क्यू, बी पर रखा हुआ है प्लस क्यू, सी पर रखा हुआ है प्लस क्यू। ए और बी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए, बी और सी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सी। सी पर रखे गए चार्ज पर नेट फोर्स बताइए। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सी। सी पर रखे गए चार्ज पर नेट फोर्स बताइए कितना होगा। इस पर हम लोगों को फोर्स बताना है। ठीक है, तो इस पर फोर्स कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पर चार्ज हो गया प्लस क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट बी, यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट सी, यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू। ए और बी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए, बी और सी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए। फोर्स किस पे बताना है? सी पे बताना है। अब सोचिए कि सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो सी के ऊपर फोर्स ए लगाएगा और सी के ऊपर फोर्स बी लगाएगा। ठीक है, सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? बी लगाएगा, ए लगाएगा। अच्छा, ए पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? बी और सी लगाएगा। बी पर फोर्स कौन लगाएगा? ए और सी लगाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में फोर्स किस पे पूछा गया है? सी पर। तो सी पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? तो सी पर फोर्स बी लगा रहा है और सी पर फोर्स ए लगा रहा है। अच्छा, अब बताइए कि सी पर बी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? सी पर जो फोर्स लगेगा बी के द्वारा, तो ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। तो सी पर बी जो होगा वो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ऐसे कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स होगा के, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q बाई आर स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है? तो ये वो फोर्स है जो सी पर किसने लगाया? बी ने। तो सी पर बी ने फोर्स लगाया के Q1 Q, Q2 Q, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब सी पर जो फोर्स होगा वो ए भी लगाएगा, और ए कैसे लगाएगा? तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो सी पर ए जो होगा वो रिपल्सन लगाएगा। अच्छा, ये फोर्स कितना होगा? तो ये फोर्स किसके किसके बीच है? सी के बीच और ए के बीच, सी के बीच और ए के बीच। तो फोर्स होगा के Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q बाई आर स्क्वायर के जगह पे दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए प्लस ए, 2a हो जाएगा। तो दिस इज़ 2a का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो C पर एक फोर्स B ने लगाया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और C पर दूसरा फोर्स A ने लगाया के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। C पर जो फोर्स लगा B का इस डायरेक्शन में, C पर जो फोर्स लगा A का वो इसी डायरेक्शन में, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है। तो देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए आपको वेक्टर चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लेना ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत होने वाला है। इसलिए सबसे पहले वेक्टर चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो नेट फोर्स कितना होगा? तो दोनों का डायरेक्शन चूँकि सेम है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को सीधे ऐड कर देते हैं। तो दोनों को सीधे ऐड करिए तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा दिस इज़ 5 के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और नेट फोर्स का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, फोर्स किस पर बताना है? सी पर। तो सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? ए लगाएगा रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, बी लगाएगा रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम, नेट फोर्स दोनों को ऐड करिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, उसके बाद स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर मिलाइए। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इसका भी लेंथ स्मॉल है, इसका भी लेंथ स्मॉल है। इस वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है। यहाँ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सी। सी पर जो चार्ज रखा हुआ है, यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है, इस पर हम लोगों को बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा, इस पर नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर मिलाइए। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए, फोर्स किस पर बताना है? सी पर। तो सी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? सी पर यहाँ भी फोर्स ए लगाएगा और बी लगाएगा। तो सी पर ए जो फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा? सी पर चार्ज प्लस क्यू, ए पर चार्ज प्लस क्यू, दोनों प्लस प्लस, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। कुलम साहब ने कहा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग होता है। तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। और किस प्रकार का फोर्स होगा? तो रिपल्सन का फोर्स होगा। तो सी पर जो फोर्स ए लगाएगा वो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस प्रकार, और ये फोर्स कितना होगा? तो दिस इज़ के, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q, बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज़ ए स्क्वायर, एंड दिस फोर्स इज़ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बोलिए, अब सी पर फोर्स कौन लगा रहा है? अब जो सी पर फोर्स लगा रहा है वो बी लगा रहा है। फिर यहाँ पे दोनों प्लस है, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और फोर्स का डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग होगा, तो सी को बी रिपेल करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। और ये फोर्स कितना होगा? तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस है, तो फोर्स होगा के, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q, Q1 Q, Q2 Q, बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज़ अगेन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो सी पर फोर्स किसने लगाया? ए ने। ए ने कैसे लगाया? ऐसे रिपल्सन। कितना लगाया? तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सी पर फोर्स बी ने लगाया, रिपल्सन कितना लगाया? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन इधर। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल ये पता होना चाहिए, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल 60 होगा। 60 कैसे होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल होता है 60, 60, 60, और अगर ये 60 होगा तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 60 होगा। अब इसका रिजल्टेंट निकालिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। ये फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 60। तो जितना फोर्स ये है उतना फोर्स ये है, इसको अगर हम x मान लें तो ये भी हो जाएगा आपका x। तो ये भी x न्यूटन, ये भी x न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो देयरफॉर नेट फोर्स कितना होगा? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। तो थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो आ जाएगा √3x। तो ये हो गया √3 इंटू एक्स का मान पुट कीजिए, x का मान कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
मतलब कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है √3 kq² अब बताइए इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, दोनों के बीच जो एंगल है उसके बाइसेक्टर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच से जाता है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट पास करेगा दोनों के ठीक बीच से, मतलब ऐसे पास करेगा, रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा, ऊपर 30 और नीचे 30, तो रिजल्टेंट यहाँ ऊपर 30 और नीचे 30 डिग्री का एंगल बना के ठीक बीच से पास करेगा। द नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज को हम यहाँ पे क्लैंप कर दें, फिक्स कर दें, और इसको भी यहाँ पे क्लैंप कर दें, और यहाँ पे एक चार्ज को रख के छोड़ें, तो ये चार्ज चूँकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार बना के सॉल्व कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कीजिए, फिर आंसर भी लाइए। यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन है, दिस इज ए स्क्वायर, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है, इस साइड का लेंथ स्मॉल है। ठीक है, चारों साइड का लेंथ स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। वर्टेक्स ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, वर्टेक्स बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, वर्टेक्स सी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और वर्टेक्स डी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, डी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, चारों साइड का लेंथ स्मॉल है, दिस इज स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट डी। डी पर जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स बताइए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, देखिए फोर्स किसको बताना है, डी पे। तो डी पे कौन लगाएगा, ए रिपल्सन लगाएगा, ऐसे रिपल्सन लगाएगा, कितना लगाएगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और बोलिए डी पे कौन लगाएगा, बी, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों में रिपल्सन होगा और फोर्स का डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। तो दोनों को मिलाने वाला लाइन ये हो गया, इसके अलोंग होगा और रिपल्सन होगा, तो द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, किसी स्क्वायर का अगर चारों साइड स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, √2a। तो के Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हुआ, तो डायगोनल हो गया, डायगोनल कितना होगा, √2a होगा, तो √2a का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो फोर्स हो गया के Q1 Q, Q2 Q भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a, ये हो गया √2a और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब बताइए डी पर और कौन सा फोर्स लगाएगा, तो डी पर सी लगाएगा। सी क्या लगाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, रिपल्सन लगाएगा। फोर्स का डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये फोर्स कितना होगा, तो दिस इज अगेन के Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, डी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। फोर्स किस पर बताना है, डी पर। तो डी पर फोर्स ए ने लगाया, ए ने क्या लगाया, रिपल्सन कितना लगाया, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डी पर लगाया बी ने रिपल्सन कितना लगाया, तो के क्यू स्क्वायर बाई √2a का होल स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। डी पर फोर्स किसने लगाया, सी ने क्या लगाया, रिपल्सन कितना लगाया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए एक फोर्स को अगर मैं वेक्टर F1 मान लूँ, दूसरे फोर्स को अगर मैं वेक्टर F2 मान लूँ और तीसरे फोर्स को अगर मैं वेक्टर F3 मान लूँ, तो इसका अब नेट फोर्स निकालना होगा कि इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा।
अब 3 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे कर सकते हैं? तो 3 फोर्स का रिजल्टेंट करने के लिए पहले 2 फोर्स का रिजल्टेंट लेना होगा। तो या तो पहले F1 और F2 जोड़ दीजिए और उसमें फिर F3 जोड़िए, या F2 और F3 जोड़ दीजिए फिर उसमें F1 जोड़िए, या F1 और F3 जोड़ दीजिए फिर उसमें F2 जोड़िए। अब सोचिए अच्छा क्या होगा, पहले F1 और F2 को जोड़ना अच्छा होगा कि पहले F2 और F3 को जोड़ना अच्छा होगा कि पहले F1 और F3 को जोड़ना अच्छा होगा? ठीक है, तो F1 और F3 को जोड़ना पहले अच्छा होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चूँकि F1 और F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसको और इसको पहले जोड़ना अच्छा रहेगा। तो पहले आप निकाल लीजिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F3। अब ध्यान दीजिए जितना F1 है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, F3 भी है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर हम F1 को इसको x मान लें तो ये भी F3 कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इधर भी हो गया x न्यूटन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, x न्यूटन, इधर भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x न्यूटन, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया रूट 2x स्क्वायर। रूट 2x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ रूट 2x, दिस इज़ रूट 2 इंटू एक्स का मान भर दीजिए, x कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसका किसका रिजल्टेंट हुआ, तो ये रिजल्टेंट हुआ F1 का और F3 का। और चूंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, ठीक बीच से। मतलब यहाँ पे 90 का एंगल है तो 45 पे पास करेगा रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट पास करेगा बीच से 45 पे। और थर्ड F2 जो है वो भी बीच से है, तो ये भी हो गया बीच से और ये भी हो गया बीच से, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर नेट फोर्स बराबर ये भी बीच से और ये भी बीच से, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वो भी बीच से, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, दोनों में के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस यहाँ बचेगा 1/2। तो नेट फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, और नेट फोर्स का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ए पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, डी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। फोर्स किस पर बताना है, डी पर, तो डी पर फोर्स लगा कौन कौन लगाएगा, ए लगाएगा रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी लगाएगा रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर, डी पर सी लगाएगा रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, पहले इसका इसका रिजल्टेंट निकालिए। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको x मान लीजिए तो ये भी x हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2x, इतना हो गया। और ये रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, तो इसके और इसके बीच से, और F2 कहाँ से पास कर रहा है, वो भी बीच से। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज़ दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ पे कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।